मैडम, आप डीन नियुक्त की गई हैं, सबसे पहले तो बधाई। जी धन्यवाद। अभी तक आप एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, जी तो जिम्मेदारी सीमित था। अब जी डीन बतौर डीन आपकी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। नहीं, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी तो असीमित होती है, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है प्रिंसिपल की जवाबदेही का। हम जैसे ही एक काम पूरा करते हैं वैसे ही मेरे पास दूसरा काम करने का ऑप्शन होता है, कब इसके बाद क्या करना है डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें पूरी जवाबदेही आपके इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट की होती है। तो वो तो असीमित जिम्मेदारी है, और वो एक अलग पद है जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जिसमें मुझे निर्णय लेना है और मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। कमेटी के मेंबर्स की मीटिंग बुला करके आगे आने वाले एकेडमिक ईयर का हम लोग प्लान बनाते हैं। जैसे इसी एकेडमिक ईयर का हमारा बहुत सारा प्लान है डेवलपमेंट का, जो कि ऑलरेडी छप चुका भी आपके प्रेस नोट में है कि हमें मल्टीमीडिया लैब बनाना है, 100 कंप्यूटर्स के साथ ही कंप्यूटर लैब बनाना है, हमें डे केयर सेंटर बनाना है, गेस्ट हाउस बनाना है, मेन गेट बनाना है कॉलेज का। तो एक डिफरेंट टाइप का वर्क है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसका इस काम से कोई तुलना नहीं है। ये एकेडमिक वर्क है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट माना जाता है टीचिंग प्रोफेशन का, इसलिए इसमें बहुत ऑनर है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ वाइस चांसलर महोदय का, उन्होंने मुझे डीन नियुक्त किया। और मैं कोशिश करूँगी कि इस पद पर आने के बाद जिस तरह से मैंने मगध महिला कॉलेज को एक नई शक्ल दी, उस तरह से इस ऑफिस को भी के लिए भी कुछ करूँ। जैसे मैंने आते आते महसूस किया कि ऑफिस का रिनोवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीन का ऑफिस बहुत प्रेस्टीजियस ऑफिस है, तो इसका रिनोवेशन नए तरीके से होना ज़रूरी है। और कुछ वर्क कल्चर में भी मुझे बदलाव लाना है। जैसे जी गाइड मैंने बहुत चीज़ों को महसूस किया है कि बदलाव इसमें होना चाहिए, जो अब मैं करूँगी। जैसे एक सबसे बड़ी दिक्कत मैं देखती हूँ कि एक रिसर्च स्कॉलर जो JRF नहीं होता, अगर PRT करके आया है, तो एक बार इनरोल होने के बाद वो दर्शन ही नहीं देता गाइड को। गाइड उसको ढूंढते रहते हैं, और वो सीधे आएगा तो थीसिस उस टाइप पर आके ही मिलता है आपसे। मैं एक नियम बनाने वाले हूँ कि पूरे साल में 6 बार, यानी कि एवरी सेकेंड मंथ में उसको अपने अपडेट्स का रिपोर्ट देना है, स्टेटस का, विद द सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सुपरवाइजर। ये मस्ट हो। अगर वो नहीं देंगे तो 1 महीना में छोड़ दूंगा, अगले महीने में उनके प्रकोष्ठन हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है उषा दी की इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि प्लेगरिज्म के द्वारा हमने डुप्लीकेशन तो रोक लिया, लेकिन ये तो फ्रॉडिज्म है, इसलिए कि जो रजिस्टर्ड होकर के जाता है वो कभी गाइड से मिलता ही नहीं है। और गाइड के सिग्नेचर का बहुत वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए गाइड से कोई भी रिसर्च स्कॉलर थीसिस टाइप करा के ही मिलेगा, और गाइड ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसका कर दिया साइन, आपको मैडम कर दीजिए, मैडम कर दीजिए, मैं अपना पर्सनल बोल रही हूँ, तो कर दिया। लेकिन इन केस अगर थीसिस रिजेक्ट होके आ गया, तो जवाबदेही किस गाइड की हुई कि आपने क्या सुपरवाइज किया, भाई आपका थीसिस रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए बहुत मैंडेटरी है कि रिसर्च स्कॉलर आइदर JRF हो, और वो अगर मैंने सामान्य तरीके से आया हो, लेकिन वो हर दूसरे महीने में अपना स्टेटस डिपार्टमेंट को जमा करे कि वो क्या कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं किया, लाइब्रेरी वर्क किया, तो उसी का जमा करे कि हमने इतने घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई किए। और उसके बाद में वो पढ़ाई करने का आजकल तो सब चीज़ है, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले और जाके हेड को दिखाए और सुपरवाइजर से साइन कराए और डीन ऑफिस में वो जमा हो। यदि यह नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी रिसर्च स्कॉलर्स को। मैडम, अभी कोरोना काल चल रहा है, जी शिक्षण जो सेवाएं हैं जी वो बाधित है। बहुत ज़्यादा बाधित है, थोड़ी बहुत नहीं बाधित, पूरी बाधित है। तो इसको कैसे आप नोटिस करेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेज वगैरह करा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर शिक्षक क्लासरूम में स्टूडेंट को एक बार नाम लेके पुकार लेता है तो उसका साहस दूना हो जाता है, और एक बार उसे कंधे पे हाथ रखता है कि कैसे हो बाबू, क्या बात है बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है, तो इससे उसका बहुत मोरल बूस्टअप होता है। ऑनलाइन एजुकेशन कभी उसको कम्पीट नहीं कर सकता। ये फॉर द टाइम बीइंग है कि ठीक है, हमारी पढ़ाई हर जोरी से हम ऑनलाइन करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे नेगेटिव रिपोर्ट भी मेरे पास आ रहे हैं, जो प्रिंसिपल तो सारे डिपार्टमेंट के क्लासेस करा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इसको मैंडेटरी नहीं करना है। जब तक फिजिकल प्रेजेंस नहीं चल रहा है तब तक इसको मेंटेन करना है, ताकि हम सिलेबस में पीछे न रहें। पटना यूनिवर्सिटी का एक नियम है कि हम लोग सेशन वाइज बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं, इसलिए हम लोग पीछे नहीं हैं। एक अकेला PU है जिसमें कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन का सब सेंटअप होकर बैठा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी में अभी तक फॉर्म भी नहीं भराया है। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड सेकेंड ईयर का
पढ़ाई करा रहे हैं, थर्ड ईयर का पढ़ाई करा रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। एक बार नोटिफाई करना होगा कि जो स्टूडेंट अभी क्लास कर रहे हैं उनका एग्जामिनेशन आज नहीं होगा, नवंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, बट एग्जामिनेशन होगा। एज ए प्रिंसिपल मैंने जब इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी उस दिन, उषा दी आप लोग नहीं थे, डीन लोग उस मीटिंग में, प्रिंसिपल सब थे, तो मैंने वीसी सर को कहा था, मैंने कहा कि सर बिना एग्जामिनेशन के तो प्रमोशन की बात सोचिएगा भी मत। और सर ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको, सर भी बोले कि नहीं बिना इम्तहान के प्रमोशन नहीं होगा, इसलिए कि ये कोई 9th का या 8th का इम्तहान नहीं ना है, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। अगर मान लीजिए विदाउट एग्जामिनेशन लिए अगर आप किसी स्टूडेंट को प्रमोट कर देते हैं कोई एवरेज मार्किंग के द्वारा, और फिर सपोज कीजिए कि वो स्टूडेंट अगर बहुत ब्राइट है, उसको 1-2 नंबर से डिस्टिंक्शन छूट रहा है, तो उसके साथ बहुत इनजस्टिस होगा। या मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर लास्ट ईयर फेल किया हुआ हो, उसको उसी के आधार पर आप उसकी मार्किंग करेंगे तो फिर दोबारा वो फेल हो जाएगा। जो मीडियोकर है उसको थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस रिजल्ट का वैल्यू क्या रहेगा। पटना यूनिवर्सिटी का एक फेस है पूरे कंट्री में और बाहर भी। अगर यूनिवर्सिटी बिना इम्तहान लिए प्रमोट करेगी स्टूडेंट को, तो वो उस डिग्री का क्या वैल्यू होगा जब कोरोना पीरियड खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मान ली ठीक है 100-200 लड़के कह रहे हैं कि मेरा इम्तहान के प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन वो 100-200 हैं, तो यानी कि अगर 100% पे हम देखें तो 98% तो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन तो जरूर होगा, जब टाइम फेवरेबल होगा तब होगा। हो सकता है कि सेकेंड ईयर का एग्जाम अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्या दीदी अक्टूबर में हो, लेकिन इम्तहान देना होगा। इम्तहान देने के बाद अगर आप किसी कारणवश फेल करते हैं, अगर आप प्रमोटेड नहीं होते हैं, तो फिर आप बीए फर्स्ट ईयर में रह जाएंगे, जो नॉन पटना यूनिवर्सिटी का है, उससे तो आगे जा नहीं सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विदाउट एग्जामिनेशन लिए आप कुछ भी किसी को भी ऐसे ही प्रमोट कर दीजिए। और फर्स्ट ईयर को कैसे आप प्रमोट करेंगे, किस मार्क्स के आधार पर करेंगे। दूसरी हमारी सबसे ज़्यादा तो हमारे एडमिशन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, हमारा सेशन लेट हो गया, तो एडमिशन के लिए तो हम लोग ज़्यादा वरीड हैं कि एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी तो पीयू सेट के द्वारा एडमिशन लेता है, और अभी जो स्थिति है उसमें लग नहीं रहा है कि एडमिशन फिजिकली होना संभव दिख रहा है। तो इसलिए पता नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी डिसाइडिंग फैक्टर है, वो डिसाइड करेंगे, वीसी सर करेंगे या फिर एग्जामिनेशन सेक्शन करेगा। हम लोग तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एडमिशन कैसे हो, क्योंकि नया एडमिशन नहीं होने से बहुत दिक्कत हो रही है। जी प्रिंसिपल, आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी होते हैं कॉलेज का उसको हमने डेवलप किया, मगध महिला कॉलेज नहीं, प्रिंसिपल का बोथ साइड वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना भी है, एकेडमिक को भी देखना है। क्लासेज रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं, क्लासेज बंक नहीं हो रहे हैं, सिलेबस पूरा हुआ है कि नहीं, ऑन टाइम ट्यूटोरियल क्लासेज हो रहे हैं कि नहीं, वो भी हमारा साइड बाई साइड काम है। जी, उसका एक लक्ष्य होता है कि हम अपने कॉलेज को वहाँ तक एक पैमाना होता है, वहाँ हम खड़ा करेंगे। जी, एज ए डीन आप इस यूनिवर्सिटी को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या लक्ष्य? मेरी यूनिवर्सिटी तो ऐसे भी टॉप मोस्ट में है हमारी कंट्री में। हम चाहेंगे कि मेरे विश्वविद्यालय में जहाँ भी हम पिछड़ रहे हैं उन सब चीज़ों को हम लोग किसी भी तरह मिल के सॉर्ट आउट करें, और फिर हम वो अपनी ग्लोरी को प्राप्त करें जिसके लिए हम जाने जाते थे। इसे लेकर राजनीतिकरण भी होता है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाएंगे पीयू को, हमेशा जो राहुल गांधी भी आए थे बिहार। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह वर्क ही करते हैं। 4 किलोमीटर के रेडियस में पूरा यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेज हैं, दिन भर में 10 चिट्ठियाँ आती हैं, 10 जाती हैं, हम लोग को सेम डे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो हम लोग का वर्क कल्चर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही है, इसलिए उसमें कोई बहुत अंतर है नहीं। बट ये सब राजनीति की बातें हैं, कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, कहाँ लूप होल है, ये तो मुझे पता नहीं। तो वीसी सर ही बता सकते हैं कि किस किस पॉइंट पर हम लैग कर रहे हैं, कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वहाँ कहाँ हमारी लैकिंग है। तो उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, वीसी सर बताएंगे ज़्यादा बेहतर है, फिर रजिस्ट्रार बताएंगे। जी, और देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जी, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी तो नई शिक्षा नीति पर मुझे बहुत स्टडी करनी है। अभी तो हम लोग उसको समझ रहे हैं कि क्या है ये। हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे बदलाव उसमें नए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर बहुत गहन चर्चा की ज़रूरत है। इसलिए कभी स्टूडेंट और टीचर इसके लिए बहुत ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए। और जैसे सपोज़ कीजिए कि है कि 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में आपको ये डिग्री मिलेगी, 3 साल में ये मिलेगी, 4 साल में ये मिलेगी। तो इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट मुझे लग रहा है कि किया गया है। और मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत, हालांकि नया कुछ भी आता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको
हमेशा उसका स्वागत योग्य होता है कुछ नई चीज़ें, लेकिन उसमें आपस में डिस्कशन से सॉर्ट आउट होगा कि किन किन चीज़ों में अमेंडमेंट की ज़रूरत हमें है। जैसे जीएसटी आया तो बहुत अमेंडमेंट हुआ, वैसे ही शिक्षा नीति भी आई है, तो जब एक एकेडमिक डिस्कशन इस पर होगा राजनीतिकरण के दायरे से बाहर निकल के, और शिक्षक और हमारे क्षेत्र में हमारे सारे जितने शिक्षाविद हैं वो लोग मिल के आपस में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत रेलिवेंट हैं, तो ये कभी हम लोगों को, मुझे लगता है ये बहुत अर्लियर होगा मुझे कुछ भी इसके बारे में कहना, लेकिन मैं हमेशा कोई भी बदलाव को एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे बदलाव बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कुछ भी इनोवेशन हमेशा होते रहना चाहिए। तो 34 इयर्स के बाद नई शिक्षा नीति बनी है, डेफिनेटली बहुत स्वागत योग्य है। उसमें स्कूलों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, हायर एजुकेशन के लिए भी है, तो अब उसमें बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन मैंने अभी तक उस पर किया नहीं है, इसलिए उस समझने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति बहुत सहायक है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। लग तो रहा है जैसे मातृभाषा वगैरह को प्रमोट किया गया है, उसमें तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी का प्रमोशन है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है साइड बाय साइड अगर बच्चे आगे दूसरे नौकरियों में जाना चाहते हैं तो हम चाहे जितना भी अंग्रेजी का विरोध करें, लेकिन ऊपर नौकरी में जाने के बाद बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलता है, इसलिए उसको भी बराबर का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अगर आप अपने स्टूडेंट को इस लायक तैयार करते हैं कि विदेशों में जाके नौकरी करे, स्किल डेवलपमेंट पर उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं 5th क्लास में, वो क्या जानेंगे स्किल डेवलपमेंट को, इसलिए थोड़ी सी जल्दी उनके लिए हो रही है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल साहब अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं जी, तो वो तो कहते हैं कि बहुत बड़ी सुधार इसमें आएगी नई शिक्षा नीति के लागू होने से। जी, तो क्या वास्तविक ऐसा लगता है? वो कह रहे हैं तो जरूर ही आएगा, क्योंकि काफ़ी रोजगार परक है उनकी शिक्षा नीति, और अभी रोजगार की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ युवाओं को, तो डेफिनेटली इस दृष्टिकोण से तो बहुत लाभदायी होगा युवा वर्ग के लिए। फिर से वही हम लौटेंगे कि आप डीन बनाई गई हैं जी, तो कितना चुनौतीपूर्ण मानती हैं इसे? अभी तो पहले मैं इस ऑफिस को समझ लूं कि क्या क्या काम इसमें होता है। जैसे एक जो मैंने कहा अभी आपको पहले ही बता दिया कि मुझे रिसर्च स्कॉलर्स को कैसे देखना है। दूसरी बात कि मुझे लगता है कि कोर्स वर्क वगैरह बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, थोड़ा उसका टाइम बढ़ना चाहिए, और मैं चाहूँगी कि जो स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेता है वो ऐसा निकले यहाँ से क्रीम बन के कि बाहर कहीं भी जाए तो उस पर कोई क्वेश्चन ना उठे, लोग उसको माने कि ये मानक डिग्री उसके पास है। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा कि इनरोलमेंट तो हुआ, वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, परपिचुअल है, मैडम के आने के पहले भी हुआ होगा, तो सब लोग रजिस्टर्ड हैं, 4 इयर्स का होता है, 2 साल का उनका एक्सटेंशन मिलता है, 2 साल के बाद तो 4 साल में लोग पीएचडी जमा करते हैं थीसिस। लेकिन मेरी एक कोशिश होगी कि एक एक थीसिस जो सबमिट होता है वो इतना आइडियल और मानक हो कि लोग जिस टॉपिक पर कर रहे हैं रिसर्च, बाहर में उसमें उस पर आगे किताब निकल सके, या उसको इनोवेशन के रूप में उसका इस्तेमाल हो सके, या फिर वो उसके लिए मैंने पटना यूनिवर्सिटी खुद को गौरवान्वित महसूस करे, क्योंकि सोशल साइंस में रिसर्च के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ये तो एक ओपन स्पेस है ना, हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज बाउंड्रीलेस होता है, तो इसलिए हमारे पास अध्ययन करने के का कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे टॉपिक्स का चुनाव होना चाहिए, और शोध का जो विषय होता है उसके चयन के समय जरूर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि किन किन विषयों पर रिसर्च करना है, और ख़ास करके सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, इन सब में ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें समाज को बहुत बेहतर रिसर्च की ज़रूरत है, ताकि आगे उसको मानक बना के आगे उस पर काम हो सके और सरकार रेफरेंस बुक के रूप में उसका इस्तेमाल कर सके, आर्काइव में उसके थीसिस को डाल सके। ये सब हमारी कोशिश होगी। जी, जी, धन्यवाद।